हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। पिछले वीडियो में हम लोग जो है ऋग वैदिक काल के बारे में पूरे डिटेल में जाने और आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। तो हम लोग अभी वैदिक काल के बारे में देख रहे हैं, जिसमें कि ऋग वैदिक काल के बारे में 1500 BC से 1000 BC तक के पीरियड को हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, जिसका पीरियड जो है 1000 BC से शुरू होता है और 600 BC तक चलता है। ये अपना लोग को देखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो उत्तरी गंगा के मैदान में रचित उन सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथों के माध्यम से लोगों के जीवन यापन, रहन सहन, खान पान, भाषा, धर्म, संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत जो है निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों का वर्णन किया गया है, और जिसमें कि इतिहासकारों द्वारा विभिन्न स्रोतों को जानकारी के उद्देश्य से माध्यम भी बनाया गया है। तो हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे, इसमें उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका समय जो है 1000 BC से शुरू होता है, जो कि 600 BC तक चलता है। उसके बाद जो है महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब तो इसका पहला जो हम लोग बात करते हैं वो राजनीतिक जीवन को लेकर कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक जीवन आपने ऋग वैदिक काल में देखा था, तो उसमें और इसमें कुछ डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट क्या है उनको जानेंगे। और एक चीज ध्यान रख लीजिए, जो इस काल में लोहे के माध्यम से विभिन्न परिवर्तनों का आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो अपना लोग देखेंगे, तो वहाँ पे देखे थे, जो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो ये फिगर आपको याद होगा, ये राजा, उसके बाद ये रंग, इस टाइप का मैंने फिगर देखा था और बताया था कि ये राजा होता था, ये राजा होता था, और इसके आजू बाजू में अधिकारी लोग काम करते थे, ठीक है। ये इस टाइप का एक कबीला होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं, ऐसे ऐसे कबीला मिल करके, ऐसे ऐसे कबीला अगर मिल जाए, ऐसे ऐसे कबीला अगर मिल जाए, तो इन पूरे को जो है कबीलाओं के समूह को जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जनपद बोलते हैं, जनपद, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया है, ठीक है, जनपद। जैसे कि अगर बात करें तो इसी जनपद में कुरु जनपद, पंचाल जनपद, कोसल जनपद की चर्चा आता है। कुरु, पांचाल, कौशल। तो जैसे कि बात करें तो कबीला होता था, कबीला आपको बताए, कबीला जो है कबीलाएं मिलकर एक जनपद का निर्माण होता था। तो उसी जन या कबीला एक ही बात है, समझा चुका हूं उसको पिछले वीडियो में। तो भरत और पुरु, ये जो कबीला मिलकर के कुरु जनपद का निर्माण हुआ। तुर्वस प्लस क्रीवी कबीला मिलकर के पंचाल जनपद का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं तो राजा की स्थिति क्या रहा होगा। इसमें भी तो राजा रहा होगा। राजा की स्थिति जो है, राजा की स्थिति में कबीलाई तत्वों का प्रभाव जो है वो कम हो गया और राजा के अधिकारों में जो है वृद्धि हो गई। प्रभाव अगर कबीलाई तत्वों का कम होगा तो अधिकार में वृद्धि हो गया है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा ही। अब राजा का जो है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत आ गया यहाँ पे, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत आ गया और जिसके कारण ये वंशानुगत हो गया। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये दैवीय प्रकोप है भाई, ये राजा ऊपर से ही बन के आया, ऐसा कुछ सिद्धांत फैल गया। और जिसके कारण जो है राजाओं के विभिन्न नाम हो गए, हर क्षेत्र में दिशा और क्षेत्र के आधार पर नाम हो गए। इससे सवाल पूछा जाता है, तो इससे आपको याद भी रखना है। मध्य क्षेत्र में राजा ही कहा जाता था, पूर्व 5 क्षेत्र में सम्राट बोलते थे और मुखिया को, जनपद के मुखिया को। पश्चिम के क्षेत्र में स्वराट बोलते थे, उत्तर के क्षेत्र में विराट बोलते थे और दक्षिण के क्षेत्र में भोज बोला जाता था। और चारों ओर की दिशा का राजा जो है एकराट कहलाता था, ठीक है। आगे चलकर मगध के नंदी वंश राजा महापदम नंद ने एकराट की उपाधि धारण की है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसमें से प्रमुख राजा के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। प्रमुख राजा कौन कौन रहे हैं? तो कैके जो जनपद हैं इसके राजा अशुपति थे। काशी जनपद के राजा अजातशत्रु थे। विदेह जनपद के राजा जो थे राजा जनक थे। कुरु जनपद के राजा उछालक आरुणी थे। पंचाल जनपद प्रवाहन जावली। और ये पंचाल जनपद जो थे ये सर्वाधिक विकसित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आता है सभा। आपने वहां पे देखा था पिछले वीडियो में ऋग्वेदिक काल में जो सभा समिति विदत गण का क्या क्या रोल था, ठीक है। कस्टेडियन मानते थे इसको, यानी इस प्रतिनिधि के जरिए ही संचालन होता था कोई भी रूल। तो सभा की प्रतिनिधि जो थी, सभाएं यानी प्रतिनिधि जो थी, समिति और सभा का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया था और विदत का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। हालांकि कोरिलेट हम लोग करेंगे बाद में, पहले आपको बारी बारी से देखते चलना है। इसमें प्रमुख अधिकारी जो है यहाँ भी रत्नीन कहलाए हैं। आपने ऋग्वेदिक काल में रत्नीन प्रमुख अधिकारी जो थे 7 थे, लेकिन यहाँ पे बढ़ करके 17 हो गया है। ऋग्वेदिक काल में अधिकारी में वृद्धि हो गई है। ऋग्वेदिक काल में 7 था, उत्तरवैदिक काल में 17 हो गया है। भागदूत जो था बलि या कर को वसूलने वाला अधिकारी जो है भागदूत कहलाता था। अभी भी इंडिया में प्रचलन है कर वसूली अधिकारी, टीआरओ टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता है, ठीक है। और ये इंस्पेक्टर लोग ही बनते हैं, कभी बनने का मौका मिल सकता है मुझे भी, ठीक है। हाँ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर का रोल अभी यही है। संग्रहित बलि या कर का संग्रह करने वाला जो है को करने वाले को संग्रहित बोलते थे। सैन्य व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी भी सेना का आपने ऋग्वेदिक काल में भी देखा था, जो ऋग्वेदिक काल में भी सेना का व्यवस्था पूर्ण नहीं था, तो यहाँ भी अभी भी सेना को पूर्ण अस्थायी स्वरूप नहीं हुआ है। न्याय व्यवस्था अस्थायी नहीं है। कर व्यवस्था में कर जो है अपना व्यवस्थित रूप ले चुका है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। बलि की बात करें तो बलि भी कर का एक प्रकार है जो कि अस्थायी था और स्वेच्छा से लोग दिया करते थे। राजा को विषमता कहा गया है। क्यों कहा गया भाई? विषमता वैश्यों से कर लेने वाला राजा को बताया गया है। अब बात हम लोग करते हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जनजीवन कैसा रहा है उनके बारे में, जिसमें पहली बात हम लोग करते हैं जो वर्ण व्यवस्था को लेकर के। तो वर्ण व्यवस्था को लेकर के क्या चर्चा रहा है? अच्छा, एक चीज जानने की बात ये है, हालांकि मैंने जिक्र कर दिया हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना है। जो राजा जो था तो बलि राजस्व की बात तो यहाँ पे राजस्व के रूप में लिया ही जाता था, लेकिन राजस्व के रूप में एक दो नाम और आया था जिसका नाम था भाग और भोग। इस रूप में भी लिया जाता था कर के रूप में, भाग और भोग नाम से। और नौकरशाही तो बढ़ ही गया था, और नौकरशाही जो बढ़ा था इसकी चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। निरंकुशता को लेकर के निरंकुशता बढ़ गया था, क्योंकि आपने ये चीज अभी आपको जिक्र मैंने यहाँ पे बताया ही, जो सभा समिति का महत्व कम हो गया था, विदत का नामो निशान मिट गया था, गण का भी नामो निशान मिट गया था, गण भी एक तरह से समाप्त ही हो गया था, तो सभा का महत्व कम हो गया था। अच्छा, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को लेकर के बात आया था, तो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय और ब्राह्मण को लेकर के क्या बात है उसको देखते हैं हम लोग। वर्ण व्यवस्था की अगर जहाँ तक बात करें तो पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था की नींव तो पड़ गई थी, परंतु व्यवस्थित स्थापना व विस्तार जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। स्थापना और विस्तार की बात यहाँ पे क्यों किया गया? क्योंकि विभिन्न वर्णों की स्थिति जाति द्वारा निर्धारित होने लगी थी। कब? उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण जो है 1000 BC में लोहे के आगमन के साथ उत्तर वैदिक काल का आरंभ होता है, ब्राह्मणों का है। अब देखो भाई कैसे कैसे प्रचलन आया। प्रचलन ऐसे आया जो लोहा का जो है आगमन से कृषि अर्थ व्यक्ति का विस्तार हुआ, कृषि से ज्यादा लोग जुड़ गए, और इससे क्या हुआ? कृषि में अधिशेष की उत्पत्ति भी। अधिशेष मतलब लाभ को अधिक से अधिक प्राप्त करने के कारण जो है लाभ जो करता था, तो उससे क्या होता था जो भाई और यज्ञ करो, यज्ञ बहुत ज्यादा मात्रा में यज्ञ करने लगे, कृषक लोग यज्ञ करने लगे तो इसमें ब्राह्मणों की जरूरत पड़ने लगा, तो ब्राह्मणों की स्थिति में भी सुधार गई। और ब्राह्मणों की स्थिति सुधर गई, जिससे क्या जो पढ़ाई लिखा इंसान तो सब दिन गद्दी पर बैठता ही है, तो मतलब गद्दी पर किसी को भी बैठा दे, लेकिन
थोड़ा पावरफुल भी रहना चाहिए, तो इसके लेकर के, लेकिन इसके नॉलेज तो भरपूर होता था। तो ये अपने आप को सर्वोच्च पद बताया गया, जाति में अपना आप को सर्वोच्च कर लिया। और इससे हुआ क्या, जो वर्ण व्यवस्था कैसे प्रचलन में आया इसको अब देखिए। तो क्षत्रिय की स्थिति भी ब्राह्मण के बाद होने लगी, और वैश्य जो है उन्नति करने लगा। वैश्य मेनली कृषक लोग ही होते थे। तो लोहा का आविष्कार हुआ तो कृषि ज़्यादा मात्रा में होने लगा, तो जिससे कि उत्पादन बढ़ा तो कृषक लोगों की उन्नति हुई, तो वैश्य लोगों की उन्नति होने लगी। उन्नति जब होने लगी तो ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय प्लस वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया है। द्विज कहा गया है, और इनको उपनयन संस्कार आज भी प्रचलन में है, यानी शिक्षा एक तरह से मान लीजिए का अधिकार था। किसको? द्विज को। ब्राह्मण की चर्चा तांडव ब्राह्मण में होता है। तांडव ब्राह्मण जो है ये पुरोहित होता था, होत्री पुरोहित से आता है, ऋग्वेद में बात किए थे। और यज्ञ जो है राजा विनाश प्लस प्रजा की बात है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे भी, थोड़ा ज़्यादा नहीं करेंगे तो। अच्छा हाँ, आपको बता दूं, जो ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद जो है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अधिकतर चीज़ें को मैं एक वन लाइनर नोट्स के रूप में भी ला रहा हूँ, जो भी चीज़ है, क्योंकि वो एग्ज़ाम मतलब अगर किसी को ये पढ़ने के बाद जो है उसको अगर आप देख लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। तो वन लाइनर के फॉर्मेट में उसको लाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बेटर लगेगा। अब जो है वैश्यों को लेकर के बात यह आ गया, वैश्यों को अनास से वलीकृत बोला गया, यानी दूसरों को कर देने वाला कहा गया है वैश्यों को। शूद्र के बारे में बताया गया कि इनका कार्य जो है अन्य वर्गों की सेवा करना था, शूद्रों का कार्य, ठीक है। अब बात करते हैं जो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था को लेकर के क्या बात था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। कब हुई स्थापित? उत्तर वैदिक काल में। अब गोत्र के बारे में कहा जाता है जहां एक ही स्थान पर गौ यानी चुराने वाला, परी, गोधन को, जहां एक ही स्थान पर गोधन को एकत्र किया गया हो, तो एकत्र करने वाले लोग एक ही कुल के होते थे, ठीक है। और यहीं से जो है गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा चली, ठीक है, और जो कि अभी भी प्रचलन में है। आश्रम व्यवस्था को लेकर के क्या बात है? आश्रम व्यवस्था को लेकर के उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई है। जवालोपनिषद की चर्चा मैंने पहले भी किया था, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल से रिलेट करके इसको ये देखना है, जो जवालोपनिषद में जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में देखे थे, लेकिन गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। ऋषि के लिए जो है ऋषि ऋण, मुक्ति पाने के लिए अगर ऋषि अगर वेद का अध्ययन कर लेता है तो मुक्ति मिल जाएगा उसे। पितृ ऋण की बात करें तो पुत्र जन्म से जो है पिता को मुक्ति मिल जाएगी। देव ऋण से यज्ञ आदि करने से जो है उसे मुक्ति मिल जाएगी। गृहस्थ के रूप के बारे में ये भी कहा गया है, जो धर्म, अर्थ और काम अगर इनके ज्ञान अगर वो हासिल करके संन्यास ले लेते हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बात कहा गया था। अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति को लेकर के क्या था उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की स्थिति में जो है गिरावट आई ही, क्योंकि आपने देखा ही जो सभा और समिति जो है उसमें महत्व बहुत ही कम हो गया है। उपनयन संस्कार बिल्कुल समाप्त हो गया, वेदाध्ययन समाप्त हो गया, सभा विदत तो एकदम समाप्त हो गया, सभा और समिति भी कम पड़ गया। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का संकेत यहाँ से मिलने लगा है। कब से? उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण को लेकर के क्या बात है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी की कथा के बारे में बताया गया है। सिर तोड़ने की बात कहिएगा। इसमें विदुषी कौन कौन थे? गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये आपको बता चुके हैं। उत्तर वैदिक काल से रिलेट करके ये जो है ये सब प्रमुख महिलाएं थी, प्रमुख विदुषी थी, ठीक है। पढ़े लिखे इंसान को विद्वान बोलते हैं, उसी तरह पढ़ी लिखी स्त्री को विदुषी बोलते हैं। ये चीज आपको अच्छे से मालूम ही होगा। अब विवाह जो था दो रूप में प्रचलित था उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह होता था और प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह कहते थे अगर पुरुष जाति उच्च जाति से हो और महिला निम्न जाति से हो, और तब अगर उन दोनों के विवाह हो तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं।
जैसे कि ब्राह्मण पुरुष से क्षत्रिय कन्या की विवाह, क्षत्रिय पुरुष से स्त्री कन्या की विवाह, वैश्य कन्या की विवाह। सेम मतलब इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी ब्राह्मण पुरुष से क्षत्रिय कन्या की विवाह, क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या की विवाह, वैश्य पुरुष से शूद्र कन्या की विवाह। अगर इस टाइप से कर्म चले, इस टाइप से कर्म, ब्राह्मण से वैश्य की, वैश्य से शूद्र की, क्षत्रिय से शूद्र की, इस टाइप की अगर कर्म चले तो इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। और अगर उल्टा कर्म चलने लगे, अगर शूद्र पुरुष का विवाह अगर ब्राह्मण कन्या से होने लगे, शूद्र पुरुष की विवाह अगर क्षत्रिय कन्या से, शूद्र पुरुष की विवाह अगर वैश्य कन्या से, अगर इस प्रकार से अगर चले तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम। देख रहे हैं ना। तो प्रतिलोम विवाह यानी निम्न कुल की स्त्री और निम्न कुल के मेल हो, पुरुष हो, और उच्च कुल की स्त्री हो तो उसे जो है प्रतिलोम विवाह बोला गया है। ठीक है। तो ये सब जो है अभी तक हम लोग सामाजिक जीवन के, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में देखे यहाँ तक। ठीक है। आर्थिक जीवन के बारे में अब चर्चा करते हैं। आर्थिक जीवन को लेकर के क्या बात कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कि जहां तक अगर आर्थिक जीवन की बात है तो आर्थिक जीवन में अर्थव्यवस्था, कृषि सर्वाधिक प्रमुख व्यवसाय कृषि था। क्यों हो गया इसके बारे में बता दिया, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया। लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस बोला गया है, और जिससे कि कृषि का विस्तार हुआ। एक चीज और ध्यान ये रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख ही चुका हूं उन चीजों को। जो शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी 4 क्रियाएं के बारे में बताया गया है। कौन कौन कृषि क्रियाएं हैं 4 क्रियाओं में? 4 क्रियाओं में कृषंत यानी जुताई, तपंत यानी बुआई, लुनंत यानी कटाई, मृनंत यानी मराई, यानी जुताई, बुआई, सिंचाई, मराई के बारे में बताया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। कृषि को लेकर के वाजस्नेयी संहिता में जो है वहां भी बताया गया है, और 18 प्रकार के कृषि से, व्यापार से संबंधित, शिल्प से संबंधित बताया गया है। अब बात करते हैं काटक संहिता। काटक संहिता को लेकर के, काटक संहिता में जो है, एक मिनट, हाँ, काटक संहिता में 24 बैल द्वारा खींचे जाने वाले हल की बात की गई है। अथर्ववेद में खाद्य का उल्लेख है। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हुआ यहाँ पे। ठीक है। याद होगा आपको, ऋग्वैदिक काल में व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास नहीं था, सभी का हक था, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो। क्यों हुआ? क्योंकि हड़प्पा जाने लगा, क्योंकि कृषि में उन्नति होने लगा था। ठीक है। पशुपालन की जहां तक बात करें तो यहाँ पे हाथी पालन शुरू हो गया है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में था नहीं था, याद रखिएगा इन चीजों को। उद्योग को लेकर के लोहे के उपकरणों का निर्माण, प्रमुख व्यवसाय कुंभकारी, ये सब प्रचलन में आ गया था। 18 प्रकार का व्यापार चल रहा था। वाजस्नेयी संहिता में ऐसी बात किया गया था। तौल माप होता था, और व्यापार में ब्याज जो था, ब्याज को कुशीद बोलते थे, महाजन को कुशीदन बोला जाता था। वैसे व्यापार का, हाँ, व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली आ गया। फिर विदेशी व्यापारी का प्रमाण भी मिलता है यहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता था, याद रखना है। समुद्र की विस्तृत चर्चा जो है व्यापार को लेकर के किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में साहूकारी प्रथा के बारे में बताया गया है, और कुशीद यानी सूदखोर की भी चर्चा है। कुशीद बोलते थे ब्याज को, और कुशीदन बोलते थे महाजन को। कुशीद बोलते थे, आजकल जो ब्याज चलता है ना, तो वो उस टाइम में कुशीद चलता था। और सूदखोर महाजन को आज जिस टाइप से महाजन होता है तो उस टाइप में, बस इसी में कुशीदन बोलिए थे उसको, कुशीदन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आभूषण की बात करेंगे तो आभूषण में जो है निष्क, सतमान, कृष्णल, रक्तिका, ये सब चलता था। तो सोना को निष्क बोलते थे, चांदी को सतमान बोलते थे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल और
ऋग वैदिक काल दोनों के बारे में जाने। धार्मिक जनजीवन की बात कर लेते हैं हम लोग जो है उनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखें, आर्थिक जीवन के बारे में देखें। अब हम लोग उनके धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं और थोड़ा कोरिलेट करके करते हैं। धार्मिक जीवन ऋग वैदिक काल में अपना लोग देखे थे जो विभिन्न देवताओं की उपासना का तरीका जो है स्तुति, यज्ञ, बलि पर आधारित था। वहीं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जनजीवन जो है लोहे के आगमन से धार्मिक क्षेत्र में भी कई परिवर्तन आए। ब्राह्मणों ने यज्ञ एवं कर्मकांडों को काफी बढ़ावा दिया। ऋग वैदिक काल में विभिन्न देवता थे, कुल 33 देवता 3 श्रेणियों में थे। कैसे थे श्रेणी में, बात कर लेते हैं इसका। 3 श्रेणियों में ऐसे थे। आकाश का देवता कौन? घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, सविता, विष्णु, उषा, अश्विन आदि थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, प्रजन आदि थे। वहीं पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि को बताया गया है। सर्वाधिक प्रमुख जो है इंद्र, क्योंकि इसमें 250 सूक्ति है और किलों को तोड़ने वाला इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। ठीक है। अब अगर बात करें हम जो विभिन्न देवता के बारे में हम लोग ऋग वैदिक काल की बात कर रहे थे तभी से, अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को प्रजापति यानी सृजन का देवता बताया गया है। विष्णु को पालन पोषण एवं रक्षक का देवता बताया गया है। रुद्र की बात करें तो रुद्र को पशुओं का देवता बताया गया है। ऋग वैदिक काल में पूषण वनस्पति एवं औषधि के साथ ही पशुओं के देवता भी माने जाते थे। ठीक है। पूषण वनस्पति एवं औषधि के साथ ही पशुओं के देवता भी माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता पूषण को माना जाता है। यज्ञों का महत्व जो है कहाँ बढ़ गया है? उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बढ़ गया है, जो कि आपको सारा स्टोरी हमने आपको बताया है क्यों बढ़ गया है। लोहा आने से प्रचलन बढ़ जाता है। आप देखते हैं ना, जो बहुत सारी चीज जैसे कि अगर मेडिकल में ही बात करें, जो रेडियोलॉजी जब से आ गया, रेडियोलॉजिस्ट का प्रचलन जो आ गया है, तो एकदम उसमें भूचाल आ गया है। हर चीज का इलाज होने लगा है। यही सब चीज है, मतलब लोहा आया मतलब हर चीज़ों में चेंजिंग आ गया। ठीक है। और आजकल तो नेट का दुनिया चल रहा है, तो 5G 4G 6G ये सब आ रहा है, तो इसमें भी प्रचलन में आ रहा है। अभी अपना लोग जो बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, यही पढ़ने के लिए आदमी ऑफलाइन कोचिंग लेना पड़ता था, लेकिन आप देखिए किसी भी कोचिंग का नोट्स अवेलेबल हो रहा है। हाँ, तो अब हम लोग बात कर रहे थे, तो हाँ, ऋग वैदिक काल में बत्तासुरहंता राक्षस का वध के बारे में बताया है। परुमिद जो है बादलों को भेदने वाले को परुमिद बोलते थे, पुरमिद। सोमापा, सोम का अत्यधिक पान करने वाले को सोमापा बोलते थे। सतक्रंती 100 शक्तियों का स्वामी सतकति कहलाता था। मधवान यानी मधवान मतलब दानी होता था। इंद्र को वर्षा का देवता भी बताया गया है। अग्नि की जहां तक बात करें, अग्नि में 200 शक्ति हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। अग्नि में देवता और मनुष्य का मध्यस्थ करवाता है। अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता है जिसमें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों शामिल है। यह भी आपको याद रखना है। अब वरुण की बात करें तो वरुण जल एवं समुद्र का देवता है ये। और वरुण की चर्चा जिंद अवस्था में औरा मंदा बताया गया है। ऋत की चर्चा है, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक जो है, ऋत को बताया गया है। ऋतस्य गोपा जो है नैतिक नियमों का रक्षक है। पापियों को दंड देने वाले को ऋतस्य गोपा बताया गया है। तो ये सारी बात हम लोग जो है ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन की धार्मिक के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, एक चीज आपको याद ये रखना है, ध्यान देना है, जो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक में ईश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी चर्चा है। और ब्रह्मा को उत्पत्ति जो है उपनिषद के बारे में बताया है। विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, वही महेश को विनाश करने वाला बताया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वोच्च देवता जो है प्रजापति को बताया गया है। कर्मकांड यज्ञ जो है इसमें बहुत ज्यादा हुए हैं, क्योंकि लोहा का आविष्कार हो गया था। तो आपको मैंने जैसे कि बताया, जो यज्ञ बहुत प्रचलन में आ गया था, ब्राह्मणों लोगों की बहुत ज्यादा बच्चों से आ गया था, अपने आप को नंबर 1 हासिल कर लिया था। कर्मकांड हो गया था, इसमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ
अग्निष्टोम यज्ञ में सोम की आहुति पड़ता था, सोत्रामणि यज्ञ में सूरा की आहुति दी जाती थी, और अमावस्या को दर्श बोला जाता था, और पूर्णिमा को पूर्णमास कहते थे, पुरुष में यज्ञ भी होता था। तो ये सब बात है उत्तर वैदिक कालीन की। अब हम लोग बात करते हैं देवता में ही, देवता में बात कर रहे हैं तो बात करते करते हम लोग सोम पे आते हैं। सोम के बारे में अगर बात करें तो सोम जो है वनस्पतियों का देवता है। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। मारुत जो है आंधी का देवता, आंधी के देवता है, पूछा जाता है भाई, इसलिए एक पॉइंट लिखा हुआ है। अश्विन, अश्विन चिकित्सक देवता है, चिकित्सक देवता है। अश्विन नक्षत्र को सूर्य के साथ जोड़ा गया है। दियो जो है, दियो सबसे प्राचीन देवता एवं पिता तुल्य है, ये वृषभ बोला गया है इसे। सूर्य जो है समस्त विश्व के रक्षक, तेज घोड़े के रूप में। और अगर आपको बता दूं तो सूर्य के मित्र जो है, उदित होता हुआ सूर्य, उषा, प्रातः काल की देवी सविता, जब सूर्य चमकने लगता है तो सविता। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा? तीसरे मंडल, याद रखना है, ठीक है। तो ये सब सारे बात हम लोग जो है किसके बारे में देखें? उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब जहां तक बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आगे जो आपको देखना है, अदिति। अदिति क्या था भाई उत्तर वैदिक काल में? अदिति वैसे नाम भी होता है, ध्यान रखना है। अदिति सार्वभौम प्रकृति की देवी को अदिति कहा गया है। रुद्र शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है, रुद्र रूप। तीन सूक्ति है इसमें, स्वभाव क्रोधी,